अगर आपको लगता था कि 4 बीवियों का सफर आफत का आखिरी पड़ाव है, तो तैयार हो जाइए एक नए तूफान के लिए। यह कहानी है मोहन की, जिसने एक इंसान से प्यार किया, लेकिन किस्मत ने चढ़ा दी उसके सिर पर 5 शादियों का बोझ। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल है, तो यहाँ ईसाईयत की दहलीज है। यहाँ भूलने की बीमारी है, तो यहाँ याददाश्त का भूत है। यहाँ एक पति है जिसकी पहचान बदलती है धर्म के साथ, और 5 पत्नियां हैं जो हर मोड़ पर खड़ी कर देती हैं नई चुनौती। सिनेमेवा सेडिट्स पर पेश है किस किस को प्यार करूं 2 फीट की वो उधेड़बुन भरी दास्तां, जहां प्यार, झूठ, धर्म और रिवाज की हर हद को पार करके एक आदमी भाग रहा है अपनी ही जिंदगी से। क्या मोहन इस बार भी बच पाएगा, या फिर उसकी शादियों का अंत होगा उसकी मौत के साथ? मोहन और सानिया का प्यार उस पवित्र नदी की तरह था जो 2 अलग अलग पहाड़ों से निकलकर एक होना चाहती थी, लेकिन बीच में खड़ी थी समाज और धर्म की एक विशालकाय दीवार। मोहन हिंदू था और सानिया मुस्लिम, और उनके परिवारों की आंखों में यह प्यार एक अक्षम्य पाप से कम नहीं था। सानिया के पिता मिर्जा साहब ने अपनी इज्जत बचाने के नाम पर सानिया की शादी एक धर्मपरायण मुस्लिम युवक महमूद से तय कर दी। जब मोहन ने देखा कि उसका प्यार टूटने वाला है, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह सीधे मिर्जा साहब के सामने पहुंचा और घोषणा की कि वह सानिया के प्यार में इस्लाम कबूल करने को तैयार है और अपना नाम बदलकर महमूद रख लेगा। मिर्जा साहब इस जुनून और त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, बल्कि उन्होंने मोहन की असली पहचान को सानिया से छुपाने का भी फैसला किया, ताकि शादी के दिन यह एक रोमांचक सरप्राइज बन सके। शादी का दिन आया, लेकिन सानिया, जिसे यह नहीं पता था कि उसका दूल्हा उसका प्यारा मोहन है, टूट चुकी थी। उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि वह एक अजनबी से शादी नहीं करेगी। उसने अपनी चचेरी बहन रूही से एक अनोखा अनुरोध किया कि वह उसके स्थान पर ब्राइडल व्हील ओढ़कर शादी की मंडप में बैठ जाए, जबकि सानिया खुद भाग जाएगी। भोली और मजबूर रूही ने हाँ कर दी। इस तरह मोहन, अब महमूद, ने अनजाने में रूही से निकाह पढ़ लिया। जब वह पर्दा उठाकर देखता है, तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वह रूही को अस्वीकार करता है, लेकिन रूही, जो अब अपने को बदनाम और त्यागी हुई महसूस कर रही है, एक अंतिम चेतावनी देती है, या तो वह उसे कबूल करे, या फिर वह खुद को ट्रेन के आगे कुर्बान कर देगी। एक जान बचाने की जिम्मेदारी और अपराध बोध के बोझ तले मोहन को रूही को अपनी पत्नी स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं दिखता। उसी रात, जब मोहन इस नए झटके से उबरने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसके सिर पर किसी ने जोरदार वार किया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसने अपने आप को एक नए घर में, एक नई शादी के बिस्तर पर पाया। उसके माता पिता, जिन्हें उसकी इस्लाम कबूल करने और गायब होने की खबर मिली थी, ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसकी शादी एक हिंदू लड़की मीरा से करवा दी थी, ताकि वह सही रास्ते पर लौट आए। मोहन ने मीरा को भी ठुकराने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने भी आत्महत्या की धमकी दे डाली। एक बार फिर एक जान को अपने हाथों मरते न देखने के डर और उस सामाजिक दबाव के आगे, जहां लड़की की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा, मोहन ने हार मान ली और मीरा को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस उलझन के बीच सानिया का गोवा से फोन आया। उसने बताया कि उसने ईसाई धर्म अपना लिया है और वह एक चर्च में हुए मास वेडिंग सेरेमनी में मोहन से शादी करना चाहती है। एक सच्चे प्यार को पाने की उम्मीद में मोहन अपने दोस्त हब्बी के साथ गोवा पहुंचा। चर्च में जैसे ही वह सानिया से शादी के लिए आगे बढ़ा, वहां एक ईसाई लड़की जेनी, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने ठुकरा दिया था, बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहन ने जान बचाने के उद्देश्य से
उसे मुंह से सांस देकर माउथ टू माउथ रेसुसिटेशन बचाया। लेकिन जेनी ने अपनी बेहोशी की हालत में इस जीवनदायी कृत्य को प्यार की अभिव्यक्ति समझ लिया। चूंकि रूही और मीरा भी उसी चर्च में मौजूद थी और मोहन जेनी को और आघात नहीं देना चाहता था, उसने चुपचाप उस मास वेडिंग सेरेमनी में जेनी से भी शादी कर ली। अब मोहन 3 पत्नियों का पति था। इस भारी बोझ तले मोहन टूट सा गया। अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने के लिए वह फादर एंथोनी के पास कन्फेशन पाप स्वीकार के लिए गया। लेकिन जैसे ही फादर ने उसका नाम पूछा, वह डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी बीच जेनी के भाई डीसीपी डेविड डिकोस्टा को भोपाल के एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसने 3 शादियां की हुई थी। मुसीबतें और बढ़ी जब किन्नरों के एक ग्रुप को मोहन के रहस्य का पता चल गया और उन्होंने उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साथ ही एक एनजीओ लीडर संतोष ने गलती से मोहन के दोस्त हब्बी को ही उस बदनाम पति समझ लिया और उसका पीछा करने लगा। मोहन की जिंदगी अब एक तनावपूर्ण सर्कस में बदल चुकी थी। एक दिन मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। रूही के लिए रोजा उपवास रखना था, मीरा के परिवार के साथ दुर्गा पूजा में शामिल होना था और जेनी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना था। उसने न जाने कितने झूठ गढ़े। मीरा के परिवार को बताया कि वह उपवास पर है ताकि उनके सामने बनाना न खाए और जेनी को केक काटने के लिए रोजा खोलने के सटीक समय तक इंतजार करवाया। यह दिन उसके लिए एक सैन्य अभियान की तरह था, जहां हर मिनट की योजना बनानी पड़ती थी और हर सेकंड एक नए झूठ का जन्मदाता था। तनाव तब और बढ़ गया जब रूही के छोटे रिश्तेदार रिजवान का दाखिला उस स्कूल में हुआ जहां मीरा टीचर थी। अब मोहन को लगातार दोनों औरतों के बीच दौड़ लगानी पड़ती ताकि वे कभी आपस में न मिल पाए। बाद में मीरा ने उसे स्कूल के एक ब्लड डोनेशन कैंप में आमंत्रित किया। अपने रहस्यों को बचाने के चक्कर में मोहन ने 3 बार खून दान किया, क्योंकि रूही और जेनी भी उसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। कैंप के एक स्टाफ को उसके इस हरकत का पता चल गया और उसने उसे सबके सामने उजागर करने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने धार्मिक एकता पर एक भावुक भाषण देकर भीड़ का ध्यान भटका दिया। इसी कैंप में मोहन ने एक मेहमान को देखकर सदमे में आ गया। वह सानिया थी। पता चला कि भागने के दौरान हुई एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे अपने अतीत और मोहन से प्यार का कुछ भी याद नहीं था। सानिया को फिर से पाने के लिए मोहन ने एक नई पहचान धारण की, एक सिख व्यक्ति मनजीत सिंह। अपने इस नए अवतार में उसने सानिया के दिल में फिर से जगह बनाई और उसे फिर से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने शादी की योजना बनाई, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा कर रहा था। खूनदान कैंप वाला शख्स और असली महमूद डीसीपी डेविड के साथ मिल गए और उन्होंने मोहन को बेनकाब करने की योजना बनाई। डेविड ने तीनों पत्नियों को एक मॉल में इकट्ठा किया और मोहन के झूठ का भंडाफोड़ करने वाला था। जैसे ही जेनी ने यह सुना, वह फिर से बेहोश हो गई। मोहन, जो पास में ही अपने सिख वेश में मौजूद था, उसे बचाने के लिए दौड़ा। आखिरकार पूरा परिवार मिर्जा साहब और मोहन के माता पिता समेत उसकी चौथी शादी सानिया से के समारोह में जा पहुंचा। शादी के मंडप में जब सभी एकत्र हुए तो सानिया की याददाश्त लौट आई। सच्चाई जानकर उसका दिल टूट गया, लेकिन तभी मोहन के दोस्त हब्बी ने उसका पक्ष लिया। उसने सबको समझाया कि मोहन ने कभी झूठ नहीं बोला, बल्कि हर बार उसने औरतों की जान बचाने के लिए उनकी आत्महत्या की धमकी के आगे झुककर उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। उसका इरादा कभी धोखा देने का नहीं, बल्कि जीवन बचाने का था। यह सुनकर तीनों पत्नियों रूही, मीरा और जेनी के द्रवित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मोहन एक बुरा इंसान नहीं,
बल्कि एक अति दयालु और भावुक इंसान है जो दूसरों की जान को अपनी खुशी से ऊपर रखता है। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे सानिया से शादी करने की अनुमति दे दी। आखिरकार मोहन और सानिया का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सारी उथल पुथल के बाद शांति का सूरज उग आया हो। लेकिन जैसे ही मोहन ने राहत की सांस ली, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि मोहन की शादी कभी नहीं हो पाएगी। इस डर से उन्होंने बहुत पहले ही एक पारिवारिक मित्र की बेटी के साथ मोहन की शादी तय कर दी थी, बिना उससे पूछे। और अब वह लड़की, उसकी 5वीं पत्नी, शादी का हार लिए उनके दरवाजे पर खड़ी थी। मोहन ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, उसने एक लड़की को फेरे का हार थामे, चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ खड़े देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि वह बचपन से उसकी प्रतीक्षा कर रही है और अब जबकि वह इतनी शादियां कर चुका है, उसे उसकी भी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बाहर निकलने के रास्ते तलाश रही थी। 5वीं पत्नी ने जैसे ही हार आगे बढ़ाया, मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक नजर अपनी अन्य 4 पत्नियों और सानिया पर डाली, जो यह नजारा देखकर हैरान और कुछ हद तक मन ही मन खुश थी कि अब वह भी उन्हीं के जैसी एक और पीड़ित है। लेकिन तभी 5वीं पत्नी ने अपने वस्त्रों में से एक तलवार निकाल ली। उसने घोषणा की कि अगर मोहन ने उससे शादी करने से इनकार किया तो वह उसे अपनी तलवार से विवाहित करेगी। यह देखकर मोहन के होश उड़ गए। मोहन ने वहां से भागने का एकमात्र रास्ता देखा, पिछला दरवाजा। वह बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। 5वीं पत्नी तलवार हाथ में लिए उसके पीछे भागी। यह पीछा शहर की सड़कों से होता हुआ एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा। मोहन अपनी जान बचाने के लिए पटरियों पर दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे उसकी 5वीं और सबसे खतरनाक दावेदार, जो अब एक प्रेत की तरह लग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी, दिल धड़क रहा था और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह पीछा कभी खत्म होगा? कहानी का अंत एक ऐसे क्लिफहैंगर के साथ होता है जो हंसी और डर के मिश्रण को छोड़ जाता है। मोहन रेलवे ट्रैक पर दौड़ता हुआ दूर जाता दिखाई देता है और उसकी 5वीं पत्नी तलवार लहराती हुई उसका पीछा करती है। पीछे उसके घर के दरवाजे पर उसकी अन्य 5 पत्नियां सानिया समेत खड़ी हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, शायद राहत की, शायद संतुष्टि की, या शायद इस सोच की कि अब वे सभी इस उलझन में एक दूसरे की सहयोगी हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि मोहन की जिंदगी अब एक अंतहीन कॉमेडी ऑफ एरर्स बन चुकी है, जहां प्यार, डर, झूठ और बलिदान का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकल पाना असंभव लगता है। और शायद यही उसकी नियति है, भागते रहना अपनी ही शादियों से। और इस तरह एक आदमी और उसकी 5 शादियों की कहानी एक रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए अधूरे सवाल के साथ खत्म होती है। मोहन की यह यात्रा हमें बताती है कि कभी कभी प्यार और जिम्मेदारी के नाम पर इंसान इतना कुछ ओढ़ लेता है कि फिर उससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाता है। यह कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि हमारे समाज में रिश्तों और शादियों का दबाव किस तरह एक इंसान को मानसिक रूप से बंदी बना सकता है। अगर आपको यह विस्तृत और उलझी हुई दास्तां पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी को उसकी पूरी गहराई और लंबाई के साथ सुनाया जाता है। याद रखिए, जिंदगी की हर कॉमेडी के पीछे एक छुपी हुई ट्रेजेडी होती है और हर ट्रेजेडी के पीछे
एक और कॉमेडी का इंतजार। शुक्रिया।